तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले सर्कुलर मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे सवाल इसके ऊपर पूछे जाते हैं। मॉडरेट लेवल से टफ लेवल तक सवाल आएंगे और यही चीज़ें आगे लगती है रोटेशनल डायनामिक्स में। तो ये बेस है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का ये बेस है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो सारे हमें आगे लगते हैं। और आप लोगों को पता है रोटेशनल डायनामिक्स ये जो चैप्टर है कितना वेटेज है उसका, फॉर नीट, फॉर एमएसटीसीटी, फॉर जेई, इवन फॉर द बोर्ड्स एग्जाम ज़्यादा वेटेज होता है इन चैप्टर्स को। तो हमें पता है सर्कुलर मोशंस में देखा जाए तो क्या क्या टर्म्स है वो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देन रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज, then we are having the kinematic equations for motion with a constant angular acceleration, so that is uniformly accelerated motion। लेकिन ये मोशन या कौन सा है तो सर्कुलर मोशन। देन द डायनामिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन। तो ये सारी चीजें आज के सेशन में कवर करेंगे। क्या टर्म्स है सर्कुलर मोशन के साथ एंगुलर पोजीशन। तब देखना ये जो सारे टर्म्स है ना, सर्कुलर मोशन में एक चीज करनी पड़ेगी हमें, क्या, जो सर्कल का जो सेंटर है ना, सर्कल का जो सेंटर है उसे हम ओरिजिन कंसीडर करेंगे और जो भी मेजरमेंट करने वाले हम इस ओरिजिन के साथ करने वाले। तो एक चीज याद रखना, तो रेफरेंस जो रहेगा सर्कल का सेंटर रहेगा और यहां से हम मेजर करेंगे। तो एंगुलर पोजीशन मतलब क्या है, तो एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस लाइन। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कि ये अपना रेफरेंस लाइन है और ये रेफरेंस लाइन के साथ ये जो रेडियस वेक्टर है, ठीक है, या फिर ये जो पोजीशन है पार्टिकल की एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो ये यहां पे आप लोगों को जो एंगल मिलेगा ना दैट इज कॉल्ड एज अ एंगुलर पोजीशन। इसको बोला जाता है एंगुलर पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द एंगल थ्रू विच द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इंटरवल, ठीक है। एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर। अब क्या होता है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, भाई साहब ये पार्टिकल यहां पे है, ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 0। अब ये पार्टिकल मूव कर रहा है, यहां से यहां पे आया, बराबर। तो आप लोगों को यहां पे और एक ये वेक्टर आगे जाते हुए दिखाई देगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये एक एंगल और ये एक एंगल, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करोगे ना, यू विल गेट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर है या वेक्टर, ये तो डिपेंड करेगा। अगर फाइनाइट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फाइनाइट मतलब बड़ी वैल्यू है तो वो स्केलर है। अगर इनफाइनाइटली स्मॉल है तो हम उसको वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं, मतलब डी थीटा और डेल्टा थीटा लिमिट टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अगर ऐसी चीज है तो वी कैन कंसीडर इट एज अ वेक्टर। अदरवाइज ये क्या है, मेरा स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। नेक्स्ट, अब देखना सर्कुलर मोशन में एक रिलेशन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस अलग होता है, डिस्प्लेसमेंट अलग होता है। तो इनिशियली यहां पे था, फाइनली यहां पे गया है, बराबर। तो दिस इज आवर इनिशियल पोजीशन, ये मेरा फाइनल पोजीशन है। तो अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो मिल जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो ये बनेगा, बराबर। इसके बीच का जो एंगल आ रहा है दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या बनेगा, अबे मुझे क्या पता। शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, तो डिस्टेंस रहेगा स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस रहेगा स्ट्रेट लाइन। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेक्टर एनालिसिस यूज कर सकते हैं। इनिशियल से फाइनल की तरफ अगर एक वेक्टर ड्रॉ कर लूं तो ये बनेगा OA वेक्टर, ये बनेगा OB वेक्टर। तो यहाँ पे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर लो। OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर, दिखाई दे रहा है। हेड टेल कॉम्बिनेशन का यूज कर लो। OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, AB वेक्टर, बराबर। AB वेक्टर क्या है, तो ये सब्सट्रैक्शन है भाई, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर का। OB और OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, रेडियस से आएगा ना मैग्नीट्यूड। तो ये क्या r माइनस r 0 ऐसा होगा, नहीं होगा। तो ये क्या है, दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन है। अगर आप लोग इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये डिस्टेंस ये डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, बराबर। सो दिस इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट और इसका फॉर्मूला है 2r sin थीटा बाई 2। इसका फॉर्मूला क्या है, 2r sin थीटा बाई 2। ये क्या है, तो ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली। और डिस्टेंस कैसे मिलेगा, डिस्टेंस देखा जाए तो ये आर्क AB, आर्क AB क्या है अपना, आर्क AB इज द डिस्टेंस, लेंथ AB डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है ना। आर्क लेंथ निकालना है तो क्या यूज कर सकते हो, आर्क एंगल इंटू रेडियस, बराबर, सीखा हमने, आर्क एंगल इंटू रेडियस। तो ये होता है मेरा डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा 2r sin थीटा बाई 2।
और ये तो बेसिक फॉर्मूला है, आर्क लेंथ आप लोग निकाल सकते हो, S इज इक्वल टू आर थीटा, बराबर ना? नहीं। तो ये फॉर्मूला याद रखना, इससे आप लोगों का काम हो जाएगा। अब इसी का यूज करके मैं आगे जाके वेलोसिटी भी निकाल सकता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन मुझे आगे मिल जाएगा, ठीक है ना? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज टाइम अगर रहेगा तो मिल जाएगा। तो ओमेगा का बेसिक फॉर्मूला है थीटा डिवाइडेड बाय टी, सिंपल। उसके बाद और एक मिलेगा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, तो ये क्या है? एवरेज। ये क्या है? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। और ये क्या रहेगा? ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या रहेगा मेरा? इंस्टैंटेनियस। सो दिस इज जनरल, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हम बाद में यूज करते हैं। तो ओमेगा एवरेज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी, डेल्टा रहेगा इधर, डी रहेगा, ठीक है? ये क्या है मेरा? एक्सियल वेक्टर है। ये एक वेक्टर है, लेकिन कौन सा वेक्टर है? एक्सियल। एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या? एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। अगर ये ऐसे सर्कल में रोटेट हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी, बराबर ना? फिंगर्स को ऐसे कर्ल कर लो, एक डायरेक्शन मिलेगा, ये डायरेक्शन एक्सिस की तरफ जाएगा, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सियल वेक्टर। समझ में आ रहा है ना? तो ये एक एक्सियल वेक्टर होता है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला है डेल्टा v इज इक्वल टू 2v sin थीटा बाई 2, जैसे हमने प्रीवियसली किया था ना, 2r sin थीटा बाई 2। सिमिलर टू दैट वी कैन राइट डाउन 2v sin थीटा बाई 2। और चेंज इन एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 2a sin थीटा बाई 2। अब ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में कहां पे क्या चीज दी जा रही है, उसका हिसाब आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कल, बराबर। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ सर्कल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, बराबर। तो ये तो हमें पता है, टाइम पीरियड टी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन। और दूसरा ओमेगा भी होता है। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा को क्या बोला जाता है? अब सर्कुलर मोशन में इसको हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन एसएचएम आएगा, सुपरपोजिशन आएगा, वेव आएगा, साउंड आएगा, तो हम उसे क्या कहते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहां पे हम उसको क्या बोल रहे हैं? एंगुलर वेलोसिटी। कंफ्यूज मत होना, ये 2πn रहेगा या फिर 2π/t रहेगा टाइम पीरियड के टर्म्स में, बराबर। सो ये है मेरा टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, एंगुलर एक्सेलरेशन। व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। समझ में आ रहा है ना? तो ये एवरेज होता है भाई। एक्सेलरेशन मोस्टली एवरेज ही रहेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, बराबर। समझ में आ रहा है? उसके बाद अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। जो आप लोगों को एग्जाम में दिया जाएगा, एग्जाम्पल में, तो मोस्टली वो एवरेज होता है, अनटिल एंड अनलेस कोई डिफरेंशिएशन वाला फॉर्म नहीं दिया गया। समझ में आ रहा है ना? एवरेज वैल्यू होती है वो एक्सेलरेशन की, अल्फा की। सो दिस इज रिगार्डिंग द एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका यूनिट पता होगा, यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशंस, रेडियन का कुछ डायमेंशन होता है क्या? नहीं होता, तो इसका क्या रहेगा? t⁻²। सिमिलरली ओमेगा का रेडियन पर सेकेंड, बराबर ना? ओमेगा का रहेगा रेडियन पर सेकेंड, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेडियन रहेगा। अब यहाँ पे कुछ चीज है, अगर कोई पार्टिकल 3 चक्कर काट रहा हो, अगर कोई पार्टिकल 3 चक्कर कंप्लीट कर रहा हो, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। जहां से निकला वहां पे वापस आया ना, आधा चक्कर काटा। तो मैंने यहाँ पे क्या सवाल पूछा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मैं सवाल को चेंज करता, 3 चक्कर काट रहा है, कितना एंगल कवर करेगा? अगर वो 3 चक्कर कंप्लीट कर रहा है तो वो एंगल कितना कवर करेगा? 6π। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट, बराबर ना? समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा सा सवाल को पढ़ना और उसके हिसाब से, नहीं तो लिख दोगे 6π सीधा, ठीक है। नाउ एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन में कितने एक्सेलरेशन होते हैं? मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म। इन जनरल सर्कुलर मोशन के तो 2 टाइप होते हैं, एक रहेगा यूनिफॉर्म, दूसरा रहेगा नॉन यूनिफॉर्म, बराबर। तो टोटल एक्सेलरेशन देखे जाए तो 4 एक्सेलरेशन है सर्कुलर मोशन में, जिसमें से हमने पहले देखा एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। दूसरा रहेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन। इसका दूसरा नाम क्या है? रेडियल। डायरेक्शन कहां पे होता है इसका? ये हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा डायरेक्शन। वैल्यू क्या होती है इसकी? AC इज इक्वल टू -v²/r या फिर -r ओमेगा स्क्वायर, बराबर। सो ये मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है।
नेक्स्ट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at इज इक्वल टू dv बाई dt, बराबर ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी अगर आप लोगों को मिलता है तो वहां पे एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकाल सकते हो ना। मान के चलो कि भाई ये नॉन यूनिफॉर्म है, दिखाई तो दे रहा है सर्कल। अगर ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो नेट एक्सेलरेशन कहां पे होगा? ये जो नेट एक्सेलरेशन है, दिस इज नथिंग बट द वेक्टर एडिशन ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड में देखोगे तो अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। अब नेट एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ हो इसकी कुछ गारंटी नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कहां पे होना चाहिए? टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर। आ रहा है समझ में? क्लियर? तो ये है मेरे एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला इसमें इतना ही याद रखो, इससे काम हो जाएगा अपना। काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर मोशन विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा कांस्टेंट है, जीरो नहीं। अल्फा क्या है? कांस्टेंट है, जीरो नहीं। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में चल रहा है, सेम सर्कल में, तो वहां पे अल्फा क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट सर्कल में, एक ही सर्कल पे गोल गोल घूम रहा है एक ही जगह पे, तो वहां पे अल्फा क्या होगा? तो मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर रहा हूँ। अल्फा क्या होगा? जीरो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होता है? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है, इसीलिए वहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा मेरा? जीरो होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन पिक्चर में कब आता है? जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बराबर ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना। अब ये जो काइनेमेटिक्स के इक्वेशन है, तो आप लोग देखो सवाल भी ऐसे आएंगे कि स्पीड बढ़ रही है, स्पीड घट रही है, एंगुलर वेलोसिटी आरपीएम में दिया जाएगा, पता है ना। आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट, उसको सेकंड में करना पड़ेगा, तो 60 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो काइनेमेटिक की इक्वेशन पता है हमें, कौन से लीनियर वाला होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, उसके बाद v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, और यहाँ पे ये भी है Sn इज इक्वल टू यू प्लस A इन ब्रैकेट n माइनस 1/2, याद है ना। तो ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए है। जब मैं थोड़ा सा सर्कुलर मोशन की तरफ आता हूं तो ये यही इक्वेशन कैसे ट्रांसफर होते हैं देखना। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। दूसरा रहेगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा, और यहां पे आएगा थीटा एन इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इन ब्रैकेट n माइनस 2, बराबर। तो इक्वेशंस वही है, सिर्फ सिंबल चेंज हो रहा है। हम यहाँ पे क्वांटिटीज कौन सी यूज करने वाले? एंगुलर क्वांटिटीज यूज करने वाले। क्लियर? सो दीज आर द काइनेमेटिक्स इक्वेशन फॉर मोशन विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा जीरो नहीं है। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज, इसको सिंपल तरीके से याद रखेंगे। एक अगर पता हो तो बाद में मैं सारे निकाल सकता हूं। तो बेसिकली सबसे पहला क्या पता होना चाहिए? आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू आर्क एंगल, बराबर। हाँ, तो ये होता है थीटा क्रॉस आर। भाई ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर रहेगा तो रेडियस क्या होगी? तो हमें यहाँ पे u इंटू वी रूल लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता रहूं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो ये ds बाई डी टी इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी क्रॉस आर। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? ये मिलेगा वेलोसिटी वेक्टर, लीनियर वेलोसिटी, ये मिलेगा एंगुलर वेलोसिटी, और ये रेडियस। और मैं इसको अगर डिफरेंशिएट कर दूं तो ये मिल जाएगा dv बाई डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर। तो यहां पे मिलेगा एक्सेलरेशन a अल्फा क्रॉस आर, ठीक है। ये सारे वेक्टर के टर्म्स में है। और एक चीज अपना बाकी है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? ये भी एक एक्सियल वेक्टर ही है। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, अब ये डिपेंड करता है ओमेगा इंक्रीज हो रहा है या ओमेगा डिक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि जो पार्टिकल है कुछ इस हिसाब से सर्कल में चल रहा है, ऐसे अगर वो चल रहा है, तो आप लोगों को करना क्या है? तो राइट हैंड थंब रूल लगाना है।
जिस डायरेक्शन में चल रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल कर लो एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। थंब क्या करेगा यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी दे देगा। तो इधर देखा जाए तो एंगुलर वेलोसिटी कहां पे, इधर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सबसे पहले आप लोगों को एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, उसके बाद चेक करना है ओमेगा इंक्रीज हो रहा है ओमेगा डिक्रीज हो रहा है। अब एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, तब उस केस में क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में आ जाए। ठीक है, अगर ओमेगा मेरा डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या करेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओमेगा के ऊपर। ओमेगा इंक्रीज हो रहा है या ओमेगा डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है इस फैन के लिए, 0। एंगुलर वेलोसिटी क्या है उसकी, अगर मैं फैन बंद कर दूं एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, बराबर ना। ये कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना। तो अभी एंगुलर वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। मान के चलो कि बंद किया हमने फैन, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा। ये जो रिलेशन है भाई, इसको थोड़ा सा ऐसे भी याद रख सकते हो। S इज इक्वल टू आर थीटा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, A इज इक्वल टू आर अल्फा, आर के टर्म्स में A इज इक्वल टू आर अल्फा डायरेक्टली, बराबर ना। ओमेगा, अब मुझे एक बताना, क्या ओमेगा V और R के ऊपर डिपेंड करता है। हमें यहाँ पे रिलेशन तो मिला है V इज इक्वल टू आर ओमेगा, लेकिन इसका मतलब ओमेगा ना वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा ना रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो भाई साहब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम पीरियड या फिर फ्रीक्वेंसी। ये ना लीनियर वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना रेडियस वेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया है, लेकिन ओमेगा इन दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। नाउ द डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, इन शॉर्ट क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीपेटल फोर्स, समेशन ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस, बराबर ना। सेंट्रीपेटल फोर्स कोई टाइप नहीं है फोर्स का। टाइप ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, बराबर ना। फील्ड फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स है। लेकिन भाई साहब सेंट्रीपेटल फोर्स कोई टाइप ऑफ फोर्स नहीं है। सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन देने के लिए जो फोर्स होता है ना, वो क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग रियल फोर्सेस। ठीक है, तो समेशन ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स। अब सेंट्रीपेटल फोर्स का डायरेक्शन कहां पे होता है, ऑब्वियसली टुवर्ड द सेंटर, बराबर ना, रेडियल। अब इसको सेंट्रीपेटल नाम कब देते हैं, जब हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं सेंटर से। सेंटर से जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तब आपको वो आपकी तरफ आते हुआ दिखाई देगा, टुवर्ड्स योर पेट, सेंट्रीपेटल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, तो बाहर से जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना तब एक सूडो फोर्स दिखाई देगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। अगर मैं सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ऐड कर दूं तो आंसर कितना आएगा, 0। जितना सेंट्रीपेटल फोर्स है उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे, अपोजिट होगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आप लोगों को चेक करना है कि प्रॉब्लम कहां से सॉल्व कर रहे हो, सेंटर से सॉल्व कर रहे हो या बाहर से देख रहे हो। अगर बाहर से देखोगे तो सेंट्रीफ्यूगल, फॉर एग्जाम्पल वेल ऑफ डेथ, बराबर ना। बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाई देगा, अंदर से करोगे तो सेंट्रीपेटल फोर्स। आया समझ में। सो दिस इज द डायनामिक्स। अब इसमें है क्या, तो सेंट्रीपेटल फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस, लेकिन एक सेंटर की तरफ और एक सेंटर से दूर। दूसरा इट इज रियल फोर्स, इट इज सूडो फोर्स। सूडो फोर्स है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से आ रहा है, बराबर। दिस फोर्स प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म मोशन, दिस फोर्स इज द इफेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म, ये मोशन को प्रोड्यूस कर रहा है, ये मोशन के इफेक्ट की वजह से आ रहा है। इट अराइजेस इन बोथ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, इट अराइजेस ओनली इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इन अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये सारी चीजें हैं रिगार्डिंग द सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो सबसे पहले यहाँ पे रहेगा मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड। तो ये लेवल सर्कुलर रोड है, तो आप लोगों को सबसे पहले कौन से फोर्सेस है वो देखने। और ये जो टर्न आप देख पा रहे हो, टर्न किस तरह से ऐसे है ना टर्न, तो अगर ये ऐसा टर्न है तो इसका मतलब सर्कल ऐसे कहीं तो कंप्लीट होगा, सर्कल का सेंटर इधर कहीं पे, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हो अगर मैं टर्न कर रहा हूं, जब हम टर्न करते हैं तो गाड़ी का टेंडेंसी कौन से डायरेक्शन में जाने का होता है, बाहर जाने के डायरेक्शन में होता है। तो फ्रिक्शन कहां पे लगेगा, अंदर। और यही फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है किसको, सेंट्रीपेटल फोर्स, क्योंकि यही एक रियल फोर्स है ना इस डायरेक्शन में, बराबर। तो नॉर्मल रिएक्शन तो आप लोगों को मिल जाएगा mg,
और ये सेंट्रीपेटल फोर्स जो रहेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू द फ्रिक्शन। सेंट्रीपेटल फोर्स आ जाएगा mv² बाय r और ये आ जाएगा म्यू इंटू एन बराबर फ्रिक्शन फोर्स। तो यहां से आप लोग सारी चीजें आप ऑब्टेन कर सकते हो। तो स्पीड मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। क्लियर है? सो दिस इज बेसिक सिंपल डेरिवेशन। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। डायग्राम विजिबल है। जब साइक्लिस्ट बेंड कर रहा है तो अब ऑब्जर्वेशन कहां से कर रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। फोर्स दिखाई दे रहा है बाहर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। टायर देखो कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन इधर मिल रहा है ऊपर की तरफ, और टायर का जो फ्रिक्शन है वो कहां पे मिल रहा है, राइट डायरेक्शन की तरफ। तो इसका मतलब mv² बाय r इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, mv² बाय r इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। फिर से क्या वही चीज आ रही है, वही आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पे थीटा निकाल सकता हूं, मुझे थीटा निकालना है। कैसे निकालोगे? थीटा कहाँ पे, यहाँ पे tan थीटा निकालना है। कैसे निकालोगे? सेम। तो आप लोगों को स्पीड मिल जाएगा म्यूएस आर जी बराबर ना। अगर सिर्फ फ्रिक्शन ही है तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी रिटन एज tan थीटा बराबर ना। डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, रिजल्टेंट का एंगल होता है ना रे नॉर्मल के साथ। तो ये फ्रिक्शन यहाँ पे, नॉर्मल इधर, तो रिजल्टेंट यहाँ पे, रिजल्टेंट का एंगल थीटा है एंड दिस tan थीटा इज नथिंग बट द म्यू। तो यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू v² बाय r, v² बाय r जी। नाउ दिस इज सिमिलर टू द मोस्ट सेफ स्पीड ऑन द बैंक रोड बराबर ना मैक्स है ना मिनिमम। मोस्ट सेफ स्पीड कब ऑब्टेन करते हैं हम? विदाउट फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन उस केस में जो एक्सप्रेशन मिलता है वही एक्सप्रेशन आप लोगों को यहां पे मिलेगा। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। सो द बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग का मतलब क्या होता है? देखो बैंकिंग क्यों करते हैं हम? हमेशा फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। क्यों? तो फ्रिक्शन सीजनल है भाई, सीजन के हिसाब से चलेगा। अगर रेनी सीजन हो तो फ्रिक्शन कम मिलेगा, स्लिपरी ज्यादा होगा ना उस केस में। दूसरी चीज एस्फाल्ट अगर हो तो समर में क्या होता है, वो मेल्ट होने लगता है तो वो फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी लूज करता है। दूसरी चीज टायर नया हो तो अच्छा फ्रिक्शन देगा, पुराना हो हाँ बाय द टाइम टायर घिसेगा तो वो खराब हो जाएगा। तो फ्रिक्शन के ऊपर हमेशा हम नहीं डिपेंड कर सकते। तो इसीलिए क्या किया जाता है, रोड्स देखना, आउटर एज जो होता है रोड का एलिवेटेड होता है कंपेयर टू द इनर एज एंड दिस इज कॉल्ड एज अ बैंकिंग ऑफ रोड। तो सबसे पहले देख सकते हो हम यहाँ पे पहले डायग्राम में फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर रहे हैं, मोस्ट सेफ स्पीड निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो mg के हम यहाँ पे टुकड़े कर रहे हैं। क्या ये जो एलिवेशन होगा, ये क्या 2 मीटर 3 मीटर का एलिवेशन होता है, 2 mm 3 mm बराबर ना। तो यहाँ पे मोस्टली mg क्या रहेगा, इधर भी कांस्टेंट ही होगा, वेरिएबल नहीं होगा। तो g ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। तो इस डेरिवेशन में हम कहीं पे भी mg के टुकड़े नहीं करेंगे। टुकड़े किसके होने वाले? टुकड़े किसके होने वाले यहाँ पे? नॉर्मल रिएक्शन के। तो आप लोग देख सकते हो नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, इसका एक कंपोनेंट n cos थीटा। ये एंगल हम ले सकते हैं कैसे? तो यहाँ पे थीटा आएगा ना बराबर, ये mg cos थीटा होता था अगर करोगे तो, ये थीटा है तो ये भी थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे मिल जाएगा n cos थीटा और इधर मिलेगा आप लोगों को n sin थीटा। तो आप लोग देख सकते हो n cos थीटा इज इक्वल टू mg। इन शॉर्ट अभी भी अपनी व्हीकल जमीन पे ही है, इन एयर उड़ रही, क्या मतलब वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 है मेरे पास बराबर ना। तो दूसरी चीज गाड़ी ऐसी जा रही है, क्या ऐसे जा रही है इधर, मतलब उस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे एक फोर्स दिखाई दे रहा है, कौन है? n sin थीटा। n sin थीटा क्या करेगा? सेंट्रीपेटल फोर्स को बैलेंस करेगा बराबर। n sin थीटा यहाँ पे क्या करेगा? सेंट्रीपेटल फोर्स को बैलेंस करेगा। तो दिस इज आवर सेंट्रीपेटल फोर्स। सॉल्व करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा, अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। तो ये क्या है मेरा? तो ये है मोस्ट सेफ स्पीड जहां पे हमने फ्रिक्शन को निग्लेक्ट किया है। अब आती है दो चीजें, एक रहेगा लोअर स्पीड लिमिट, दूसरा रहेगा अपर स्पीड लिमिट, फ्रिक्शन काउंट करके। अगर स्पीड भी बहुत कम हुआ तो भाई अपना गाड़ी क्या करेगा? नीचे खिसकेगा बराबर ना। तो उस केस में फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। नॉर्मल के तो कंपोनेंट है, अब किसके कंपोनेंट बनेंगे? फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन का बनेगा एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो नॉर्मल के साथ मिल जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट f sin थीटा, और यहां पे अगर देखोगे f cos थीटा प्लस n sin थीटा इज इक्वल टू माइनस mv² बाय r। अगर साइन कन्वेंशन करोगे तो, साइन कन्वेंशन लेफ्ट वाला नेगेटिव राइट वाला पॉजिटिव, हाँ f cos थीटा माइनस n sin थीटा इज इक्वल टू माइनस mv² बाय r।
हमने इसी तरीके से सीखा है, बराबर ना। टेक्स्ट बुक में एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर दिया है डेरिवेशन में। तो वी मिनिमम की वैल्यू हमें मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ, क्या होता है ये, tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा, बराबर ना। यही एक्सप्रेशन था ना, और ब्रैकेट में था ना ये, इधर क्या था, आर जी। अगेन आर जी tan थीटा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे tan थीटा के टर्म्स आ रहे हैं, सॉरी मिनिमम है ना, डिनोमिनेटर में प्लस आएगा, न्यूमरेटर में माइनस आएगा। सिखाया था ट्रिक, याद है, डिनोमिनेटर ज्यादा होना चाहिए मतलब प्लस, तो ये v मिनिमम आएगा। और यहाँ पे v मैक्स एग्जैक्टली उल्टा, आर जी इन ब्रैकेट tan थीटा माइनस सॉरी प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। आया समझ में। हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, लॉज ऑफ मोशन में हमने किया था कैसे करना है सारी चीजें, यू कैन गो थ्रू दैट, लेकिन ये फॉर्मूले याद रखने, आर जी tan थीटा v मिनिमम v मैक्स। अब एक चीज होती है tan थीटा निकालना, तो यहाँ पे किया जाता है अप्रोक्सीमेशन। tan थीटा इज नियरली इक्वल टू sin थीटा, ठीक है। सो दिस इज द एलिवेटेड रोड, ये विड्थ है रोड की और एलिवेशन है h, और ये है एंगल ऑफ बैंकिंग। ये क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो अपने पास tan थीटा की वैल्यू है, क्या है, v स्क्वायर बाय आर जी, बराबर ना। अब ये h बहुत कम होने की वजह से हम यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। दिस tan थीटा इज नियरली इक्वल टू sin थीटा सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर ये sin थीटा ले सकते हैं तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, h बाय, sin थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, h बाय l। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर कुछ ये डेटा दिया जाता है एलिवेशन और विड्थ ऑफ रोड के बारे में, तो आप लोग ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर बाय आर जी, या फिर यहाँ पे r ओमेगा स्क्वायर बाय जी। नेक्स्ट, तो जैसे मैंने बोला था वेल ऑफ डेथ, तो यहाँ पे देखो वेल ऑफ डेथ में देखा है ना, मौत का कुआं, गाड़ी ऐसे सर्कल में चलती है, कांटेक्ट रहता है हमेशा। तो नॉर्मल रिएक्शन देखना, नॉर्मल रिएक्शन इस कांटेक्ट को परपेंडिकुलर है। अब वहां पे खतरा किस चीज का होता है, अगर स्पीड कम हो तो गाड़ी कहां पे जाएगी, नीचे गिरेगी ना, तो फ्रिक्शन कहां पे लगेगा, ऊपर। तो आप लोग देख सकते हो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर है, वेट उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स, और फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है यहाँ पे mg को। तो आप लोगों को एक्सप्रेशन मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ आर जी डिवाइडेड बाय म्यू एस। क्लियर है। सो दिस इज फॉर द वेल ऑफ डेथ। नेक्स्ट, कोनिकल पेंडुलम, बर्थडे वाली टोपी। अगेन आप लोग देख सकते हो mg के टुकड़े नहीं होंगे, किसके टुकड़े होंगे, टेंशन के। किसके टुकड़े होंगे, टेंशन के। तो एक टुवर्ड्स द सेंटर, दूसरा रहेगा अपवर्ड। एंगल देख सकते हो यहाँ पे, ये थीटा है तो ये भी क्या रहेगा, थीटा। तो t cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, और t sin थीटा किसको बैलेंस करेगा, mv स्क्वायर बाय r को। तो t sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, और t cos थीटा इज इक्वल टू mg। अगर इन दोनों का रेशियो ले लोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा ये कैंसल। तो sin थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, r बाय l। sin थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, r बाय l। सही लिख रहा हूं क्या, ये बना cos थीटा, यहाँ पे लिख सकता हूं r ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। v स्क्वायर बाय r को क्या लिख सकते हैं हम, r ओमेगा स्क्वायर बाय g। तो ये r कैंसल, तो मुझे ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा विच इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाय l cos थीटा। स्क्वायर रूट अगर ले लोगे तो ये मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ g l cos थीटा। टाइम पीरियड मुझे मिल जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l cos थीटा बाय g। सो दिस इज टाइम पीरियड फॉर कोनिकल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड याद रखना। अब यहाँ पे g आ रहा है मतलब g का वेरिएशन हो सकता है। सिस्टम उठा के फ्लूइड में डालो, सिस्टम उठा के कुछ हाइट पे लेके जाओ, सिस्टम उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में डालो, ठीक है, सिस्टम उठा के जमीन के अंदर लेके जाओ। वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, रोटेशन, ये जो सारी चीजें हैं ग्रेविटेशन में, तो ये क्लब करके आ सकता है। समझ में आ रहा है। तो जी इफेक्टिव आप लोगों को यहाँ पे निकालना है। दूसरी चीज है, कई बार क्या करते हैं, रीअरेंज करवाने लगते हैं सिर्फ। फॉर एग्जाम्पल cos थीटा, cos थीटा को क्या लिख सकते हो, या फिर इस h को, h के टर्म्स में इस h को क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, बराबर ना h। तो इस टर्म में भी आ सकता है। कुछ सवाल है सिर्फ रीअरेंज करना होता है, देखो उसके हिसाब से उसको रीअरेंज कर लो।